एक और क्वेश्चन देखते हैं. Let water is leaking out from an inverted cone of semi-vertical angle 45 degree at the rate of 2 centimeter cube per second. How fast the slant height of water level is changing when height of water level is 2 centimeter. If height of water level is 2 centimeter. Solution. इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स ऐसे है, ठीक है, और किसी भी टाइम पे मान लिया इतना वाटर इसमें भरा हुआ है ऐसे करके, तो वाटर लेवल जो है उसका रेडियस मान लिया r है और ये जो हाइट है ये मान लिया h है, ठीक है. सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री है तो मतलब ये हो गया 45 डिग्री. अब 45 डिग्री से होने से क्या हो गया, क्वेश्चन इजी हो गया, ये r और h बराबर हो जाएगा हमेशा. तो tan 45 डिग्री इज इक्वस टू 1 इज इक्वस टू r अपॉन h. दिस इम्प्लाइज r इज इक्वस टू h. ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है ये भी एक कोन ही है, ऊपर पार्ट खाली उसको छोड़ दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h. एंड r एंड h बराबर है तो हमने r की जगह h रख दिया, तो v इज इक्वल टू π/3 h क्यूब ऐसे लिख दिया. क्योंकि इसने लास्ट में हाइट दे रखा है तो इसलिए हाइट के टर्म्स में निकाल दिया. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडियस के टर्म्स में निकालो, बाद में हाइट और रेडियस तो इस वाले केस में एक ही बात है, कभी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे. तो dv/dt इज इक्वल टू π/3 3h स्क्वायर इंटू dh/dt. ये हो गया 3 and 3 कैंसिल. तो इफ रेट ऑफ दिस 2 सेंटीमीटर पर क्यूब, अब दिस इज लीकिंग आउट. लीकिंग आउट का मतलब क्या है, कम हो रहा है ऑफकोर्स ये, ठीक है, इसमें से लीक हो रहा है, तो dv/dt हमें नेगेटिव के साथ रखना पड़ेगा -2. अच्छा, अगर ये सेंटीमीटर क्यूब है तो आई शुड इंश्योर कि सब कुछ सेंटीमीटर में ही रहे. ठीक है, अगर सेंटीमीटर में नहीं कुछ मीटर में दे रखा है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो पाई आ गया, h स्क्वायर 2 बोला था तो 2 स्क्वायर आ गया dh/dt. अच्छा, इसने पूछा हाउ फास्ट द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज चेंजिंग. कोई बात नहीं, स्लैंट हाइट तो बेसिकली ये वाला हाइट आ जाएगा L, उस पर अभी आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया. तो dh/dt हमारा कितना हो गया -1/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. यह आ गया आंसर. आंसर ये नहीं है, ये तो dh/dt है. अब L जो होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो L ऑफ कोर्स √2r लिख लो या √2h लिख लो, एक ही बात है, बस इसी से काम चल जाएगा हमारा. dl/dt विल बिकम √2 dh/dt, और dh/dt हमने ये कैलकुलेट कर लिया, तो दिस इज √2 इंटू -1/2 पाई.
तो आंसर हो गया -1/√2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर बोला है किस रेट से चेंज हो रहा है तो इस रेट से चेंज हो रहा है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लेट ABC is right angled triangle with AB is equals to 13, AC is equals to 5 and BC is equals to 12. Also, A moves on x-axis and B moves on y-axis. Also, C and origin are on opposite sides of AB, are on opposite sides of AB. If A moves away from origin at the rate (2 unit per minute), then find speed of vertex C. Then find speed of vertex C when OA is equals to 5. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि A हमेशा x एक्सिस पे है, B हमेशा y एक्सिस पे है और C ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑफ कोर्स AC और BC अगर 5 और 12 है तो C पे 90 डिग्री बनना है और डायग्राम मान लिया कुछ ऐसे है। मतलब ये थोड़ा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये C है, ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये थीटा हो गया। AC को 5 है, BC को 12, ये 13 हो गया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। तो सबसे पहली बात तो ये 90, ये 90, तो AB को डायमीटर मान के अगर हमने एक सर्कल खींचा तो वो इन चारों पॉइंट से पास करेगा ऐसे करके। ठीक है, सर्कल के लिए AC एक कॉर्ड हो गया, इसको मान लिया x, y। ठीक है, सर्कल के लिए AC कॉर्ड हो गया तो जितना एंगल ये यहाँ पे बनाएगा उतना ही एंगल इस वर्टेक्स पे बनाएगा। सर्कमफ्रेंस पे तो एंगल बराबर ही होता है, तो ये भी थीटा हो गया। तो अब tan थीटा, तो इस लाइन का स्लोप हो गया
तो एम ओ सी बराबर वाई बाई एक्स बराबर टेन थीटा, और इस ट्राइंगल से टेन थीटा हो जाएगा 5/12। उसका मतलब क्या है, y कितना हो गया 5/12x। तो x और y में एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा, मान लिया ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया 13 स्क्वायर। क्वेश्चन में उसने क्या बोल रखा है कि ए मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन एट द स्पीड दिस, तो डी अल्फा बाई डी टी क्वेश्चन में उसने दे रखा है इस 2 यूनिट पर मिनट, ये दे रखा है डी अल्फा बाई डी टी, ठीक है। और उस इंस्टेंट पे ओ ए 5 है, तो एट दैट इंस्टेंट अल्फा 5 है, तो बीटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13 स्क्वायर। स्पीड ऑफ वर्टेक्स सी बोलिए, तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है वो भी कर लेते हैं। वी सी बराबर वी ऑफ सी का एक्स कोऑर्डिनेट कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, ये चाहिए, ठीक है। बट फिर क्वेश्चन में उसने x और y में ये रिलेशन दे रखा है, तो y अगर 5/12x है तो dy बाई डी टी तो 5/12 dx बाई डी टी हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस dy बाई डी टी की जगह आ जाएगा 5/12 का स्क्वायर dx बाई डी टी, ठीक है। dx बाई डी टी का मतलब मॉड जो भी आएगा विच इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 13/12 dx बाई डी टी का मॉड, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13 स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया डी डी टी, तो अल्फा डी अल्फा बाई डी टी प्लस बीटा डी बीटा बाई डी टी बराबर 0। उस इंस्टेंट पे अल्फा 5 है, डी अल्फा बाई डी टी 2 दे रखा है, प्लस बीटा 12 है, डी बीटा बाई डी टी 0 है, ठीक है। तो डी बीटा बाई डी टी विल बी -5/6 यूनिट पर मिनट, ये आ गया डी बीटा बाई डी टी। तो डी अल्फा बाई डी टी पता है, डी बीटा बाई डी टी पता है। अब एक्स और अल्फा बीटा को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन चाहिए, तो देखो ये पॉइंट हो गया अल्फा 0, ये पॉइंट हो गया 0, बीटा, ठीक है। तो अल्फा 0 एंड 0, बीटा, इसके एंड्स ऑफ डायमीटर मान के जो हमने सर्किल खींचा वो सर्किल आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस वाई इंटू वाई माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये सर्किल का इक्वेशन आ गया डायमीट्रिक फॉर्म में। और ये जो पॉइंट है C एक्स वाई, वो ऑफ कोर्स इस पे लाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि x, y इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो x, y है वो हम ऐसे बोल सकते हैं इस इक्वेशन में x और y की जगह x और y रख दिया, मतलब यही रिलेशन आ गया। तो अब इसको लिख लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बीटा वाई, और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 5/12x, तो सब कुछ x में कन्वर्ट कर लिया, वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 25/144 एक्स स्क्वायर माइनस बीटा टाइम्स वाई की जगह आ जाएगा 5/12 एक्स बराबर 0, ठीक है। ये और ये मिलके हो जाएगा 124 प्लस ये हो जाएगा 169/144 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस 5/12 बीटा एक्स बराबर 0। अब कर दिया इसको डिफरेंशिएट डी डी टी, तो यह आ जाएगा 169/144 इंटू 2x
dx बाई dt, ठीक है, माइनस हाँ dx बाई dt, ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया, माइनस डी एल्फा बाई डी टी इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू डी एक्स बाई डी टी, फिर ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट किया, 5/12 डी बीटा बाई डी टी इंटू एक्स माइनस 5/12 बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी। बेसिकली हमें चाहिए क्या, स्पीड निकालने के लिए डी एक्स बाई डी टी चाहिए। अब इसमें से देखो डी एक्स बाई डी टी तो हमें चाहिए, तो बीटा का वैल्यू पता है, ये 12 है, तो 12 रख दिया, ठीक है। अल्फा का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डी बीटा बाई डी टी पता है, डी एक्स बाई डी टी हमें चाहिए, एक्स का वैल्यू अभी हमने बोला निकालना पड़ेगा, ये पता है, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये पता है, ये तो हमें चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सब कुछ निकल के हमें क्या पता लगा कि एक्स का वैल्यू चाहिए उस इंस्टेंट पे, किस इंस्टेंट पे, जिस पे अल्फा इतना है बीटा इतना है, ठीक है। तो अब आ गए इस इक्वेशन के पास, एक्स चाहिए यहाँ से हमें, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 प्लस वाई कितना था, वो तो 5/12 एक्स है इंटू 5/12 एक्स है माइनस उस इंस्टेंट पे बीटा कितना है 12, तो 12 बराबर 0। एक्स ऑफकोर्स 0 तो है नहीं क्योंकि इस एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एक्स तो हम ऐसे ही हटा दें, तो ये हो गया एक्स 5/12 मतलब 1 + 25/144, यहाँ से बचा 5 और इधर से हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ से 5 + 5, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, 12 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10। तो x का वैल्यू कितना हो गया 10, 144/169, ये 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, बाकी सब कुछ पता है, तो यहाँ से क्या होगा dx बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। उस dx बाई डी टी की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें इस पॉइंट की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज ऑफ कोर्स लेंदी है, दिक्कत आई होगी समझने में, तो एक बार हम दोबारा रिवाइंड करके देखें, ठीक है। कुछ भी नहीं, बस हमें मतलब इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन कि एक्स और वाई में ये जो रिलेशन आया ये, ठीक है, वो कहाँ से आया कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, तो ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे बराबर एंगल बनाएगा, तो ओ और बी दोनों सरकमफ्रेंस पे, तो यहाँ अगर थीटा बनाया तो यहाँ भी थीटा बनाया, ये थीटा बेसिकली tan थीटा दे देगा इसका कॉर्ड का स्लोप, और ये जो थीटा है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इससे एक्स और वाई में एक रिलेशन आ गया, एंड बाकी तो देख सकते हो। तो दिस मच इज सफिशिएंट। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, मान लिया एक कर्व ऐसे दे रखा है, एक पॉइंट P दे रखा है, ठीक है, और कर्व के ऊपर मान लिया हमने कोई पॉइंट लिया Q। तो अगर मैंने कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स लिए तो आई विल गेट डिफरेंट डिस्टेंसेस, यानी कि ये अलग अलग डिस्टेंसेस आएगा। तो P एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, और ये मान लिया y = fx कोई कर्व है। इसके ऊपर Q एक वेरिएबल पॉइंट है, दैट इज x, fx। तो जो इस पॉइंट का इस कर्व से मिनिमम, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम डिस्टेंस जो आएगा वो नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। तो लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम डिस्टेंस क्यों बोला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम ना हो,
बट लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम हो सकता है। इसका मतलब क्या है, विल कम इन टू दिस। मतलब ऐसे समझो कि अगर कोई फंक्शन है और मान लिया ऐसे ग्राफ है, ठीक है, तो इस ग्राफ पे ये जो पॉइंट है ये, ठीक है, मान लिया अल्फा, तो अल्फा इस पे लोकल मैक्सिमा है। इस पॉइंट पे फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ये ठीक है। लोकल मैक्सिमा, इस बात का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा है लोकल मैक्सिमा, लोकली मैक्सिमम है। मतलब इस नेबरहुड में, ये ठीक है, इस मोहल्ले में ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। बट उसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है, ऐसा तो नहीं है। इस पूरे दुनिया में, मतलब डोमेन, मतलब इस ग्राफ की जो दुनिया है उसमें सबसे ऊपर पॉइंट तो ये मान लिया बीटा। तो जो अल्फा है वो भी अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है, बीटा जो है वो भी अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है। बट बीटा लोकल मैक्सिमा होने के साथ साथ ग्लोबल मैक्सिमा भी है, पूरे ग्लोब में भी मैक्सिमम वैल्यू वहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब हमने बोला कि पी क्यू का मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू विल अकर इफ पी क्यू इज नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट क्यू, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है कि यही मैक्सिमम वैल्यू हो दोनों के बीच का, या यही मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे चल के। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं, लेट P is a fixed point and Q is a variable point on the curve y is equals to fx. Maximum और मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पी क्यू, मतलब इस डिस्टेंस की, क्यू चेंज होगा तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस चेंज होगा, इसकी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पी क्यू विल अकर इफ पी क्यू इज नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट क्यू, ठीक है। अगर ये कर्व पे नॉर्मल है एट पॉइंट क्यू, मतलब क्यू नॉट, तो मैक्सिमम भी इसके अलॉन्ग आ सकता है, मिनिमम भी इसके अलॉन्ग आ सकता है, ठीक है। तो इस डायग्राम के हिसाब से पी क्यू का मिनिमम वैल्यू इज पी क्यू नॉट, ये ठीक है, क्यू नॉट, मतलब Q अगर हम डिफरेंट पॉइंट लें इस कर्व में, तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा आएगा, ये, जब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बोला गया है इस डायग्राम के हिसाब से। प्रूफ में देखो, अगर हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, वैसे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वेरी क्विकली यू कैन सी कि अगर देखो PQ है तो PQ डिस्टेंस का ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात चली है, तो यह आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया हमने, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस fx माइनस बीटा का स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, तो अगर कहीं पे भी मान लिया हमें 4 डिस्टेंस दे रखा है, 2, 3, 5, 7, तो उनका अगर हम स्क्वायर करें तो जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो उसी का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस रूट को अवॉइड करने के लिए पी क्यू का मैक्सिमम वैल्यू निकालने की बजाय पी क्यू स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, एक ही बात है, ये ठीक है, दोनों एक ही जगह मिलेगा, ठीक है। ना भी करना चाहे सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, अल्फा बीटा तो फिक्स पॉइंट हो गया, एक्स वेरी कर रहा है, हेंस एफ एक्स भी वेरी करेगा, तो ये जो एक्स और एफ एक्स वाला पार्ट है ये वेरिएबल है। तो इतना तो डिफरेंशिएशन या मैक्सिमम मिनिमम हमने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो दिस विल बी 2x माइनस अल्फा प्लस 2fx माइनस बीटा इंटू चेन रूल से आ जाएगा f डैश एक्स। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के लिए 0 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस बीटा इंटू एफ डैश एक्स।
तो अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/f' बराबर fx माइनस बीटा अपॉन x माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है। f' जो है f' वो f' मतलब dy/dx हो गया पॉइंट q के लिए, तो f' तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, -1/f' ये जो है ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट q इज इक्वल्स टू -1/m हो गया fx माइनस बीटा अपॉन x माइनस बीटा, तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से वो पी क्यू का स्लोप हो गया ये। ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ पी क्यू। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि जब मैक्सिमा या मिनिमा निकल रहा होगा तब क्यू पे जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही पी क्यू का स्लोप होगा। इस लाइन का स्लोप एंड क्यू पे नॉर्मल का स्लोप सेम है। अब देखो ये जो लाइन है पी क्यू, ये भी क्यू से पास कर रहा है, नॉर्मल जो होगा क्यू पे वो भी क्यू से पास करेगा, तो दोनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहा है एंड उनका स्लोप सेम है तो ऑफकोर्स दोनों सेम ही लाइन होनी चाहिए। अगर पॉइंट भी सेम आ गया और पॉइंट स्लोप भी सेम आ गया तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो सेम ही आएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल है वही पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू खुद नॉर्मल हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमा के केस में, तो वही ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है बट रिजल्ट तो आ ही गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P1,C7 फ्रॉम सर्कल x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक सर्कल दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप सर्कल का इतना समझ में आता होगा कि इसका सेंटर जो है वो 4,3 हो गया और जो रेडियस है वो 1 हो गया। 1,7 जो पॉइंट है ये, ठीक है, वो इस सर्कल से बाहर लाई करेगा। मान लिया यहाँ पे 1,7 पॉइंट हो गया P, ये मान लिया C। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से इस सर्कल के पॉइंट्स का डिफरेंट पॉइंट्स का अगर हमने ऐसे डिस्टेंस निकाला तो ये जो लेंथ है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, अब इसमें से मैक्सिमम या मिनिमम लेंथ कब आएगा, जब ये लाइन, ठीक है, मान लिया एक क्यू है, जब पी क्यू इस सर्कल पे नॉर्मल हो जाए ये, ठीक है, तभी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों नॉर्मल के केस में आएगा। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जैसे हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया उसको 0 किया तो ये रिजल्ट आया। अब इसमें हमने ये थोड़ा बताया कि मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा, दोनों ही आ सकता है इससे, तो इसी रिजल्ट से आएगा, बट जो भी आएगा। पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने बोला था कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा या एब्सोल्यूट मिनिमा होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा, ऐसे आंख बंद करके नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जो भी ये पी क्यू का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगा वो नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा, पहली बात। दूसरी बात, सर्किल में हमारे पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर क्या रिजल्ट अवेलेबल है कि सर्किल का जो भी नॉर्मल होगा वो उसके सेंटर से पास करेगा। तो अगर हमने P को सेंटर से ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया तो ये लाइन नॉर्मल होगा सर्किल पे डेफिनेटली। कहाँ पे नॉर्मल होगा, मान लिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, कहाँ पे नॉर्मल होगा, तो दोनों ही पॉइंट पे नॉर्मल होगा, A पे भी नॉर्मल होगा, B पे भी नॉर्मल होगा। और यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये लाइन सर्किल के ऊपर A पे भी नॉर्मल है, B पे भी नॉर्मल है, और B के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा।
ठीक है, तो पी क्यू का मिनिमम वैल्यू, क्यू मतलब क्या है, कोई भी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, लेट क्यू इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो पी क्यू का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, पी ए। यदि ये क्वेश्चन तो बेसिकली हमने सर्कल में किया भी होगा, मोस्ट प्रॉब्ली उस समय हमने ये रियलाइज भी नहीं किया होगा कि ऐसे क्यू मैक्सिमम मिनिमम आता है। उसी चीज़ का हमने अब प्रूफ दिया है कि जो मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस आता है वो नॉर्मल के अलॉन्ग आता है। तो इसलिए पी क्यू का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, पी ए, ये डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू पी सी माइनस आर, ठीक है। पी सी मतलब पी और सी के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो पी सी बराबर कितना हो गया 5, रेडियस 1 है तो ये हो गया 4, मतलब पी क्यू का इस पॉइंट पी का सर्किल के पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, और ऐसे ही पी क्यू का मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी पी बी, उसमें पी सी प्लस आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पी सी हो गया, फिर ये आगे आर डिस्टेंस हो गया, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6। तो हम ऐसे बोल सकते हैं पी क्यू का रेंज क्या आएगा, जो सर्किल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनका पी से जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो इसने बोला कि वो वैल्यू 4 और 6 के बीच में रहेगा, ये ठीक है। 4 to 6 कुछ भी हो सकता है, बस 4 जो है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, एंड 6 जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन 1। आगे लिखते हैं क्वेश्चन 2, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A 4,0 फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन the parabola points on the parabola y square is equals to 8x। ठीक है, इसमें क्या है, देखो पैराबोला अगर बाई चांस हमें नहीं भी आता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, विदाउट पैराबोला के रिजल्ट को यूज़ किए हम कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, पैराबोला ऐसे आएगा। जो पॉइंट हमने दे रखा है a वो हो गया 4,0। अब हमने कोई भी इस पे जनरल पॉइंट ले लिया, मान लिया b। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हमें मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस होगा वो नॉर्मल के अलॉन्ग होगा, तो पैरामीट्रिक पॉइंट मान सकते हैं AT² 2AT, ये ठीक है, 2T², 4T, ये कोई भी एक जनरल पॉइंट हो गया। पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे भी मान लो, y को मान लिया हम t मान ले तो x हो जाएगा T²/8, वो भी चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर पैराबोला पढ़ रखा है ये ठीक है कोनिक सेक्शन में, तो इस स्टैंडर्ड पॉइंट को हम AT² 2AT करके अज्यूम करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे बोला एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में हमने पैरामीट्रिक पॉइंट को बनाना भी बताया था कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे अज्यूम करते हैं। वैसे भी अज्यूम कर सकते हो कि y की जगह हमने t ले लिया,
x की जगह t²/8 हो गया। वो पॉइंट के ऊपर भी नॉर्मल निकाल के कर सकते हैं ये, ठीक है। इस पॉइंट पे भी नॉर्मल निकाल के कर सकते हैं। तो वैसे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा पॉइंट बी के ऊपर, अगर हम बोलें कि dy/dx क्या होगा, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो आ जाएगा 8/2y। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ ddx, तो ये आ जाएगा 2y बराबर 8। तो y कितना हो जाएगा 8/2y मतलब 4/y। तो अगर हम बोलें कि y एट पॉइंट b, तो y की जगह 4t रख दिया, 4t रख दिया, तो ये कितना हो गया 1/t। तो ये तो टेंजेंट का स्लोप हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट b विल बी -t, ठीक है 1/t। तो टेंजेंट का स्लोप हो गया, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया -t। अच्छा क्या कर रहे हैं, मेरे को ये डिस्टेंस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो वो मिनिमम मैक्सिमम तो जब आएगा जब ये नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो b वाला नॉर्मल है वो a से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये पॉइंट b निकालने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे a से नॉर्मल खींचा जा सकता है, या उल्टा बोलें तो जिस पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल a से पास करता है, ये हम निकालने की कोशिश करें। सर्किल में तो क्या था, सर्किल तो बहुत इजी सा केस था। उसमें तो हमने क्या किया कि ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया कि जो सर्किल का नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करता है। वो प्रॉपर्टी यूज़ करने से हमारा बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है वो पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, और अगर t अननोन है तो वो इक्वेशन अननोन t में आ जाएगी। t ही बेसिकली मेरे को चाहिए। अगर मेरे को ये पॉइंट चाहिए तो t चाहिए, t आ गया तो ये पॉइंट भी आ जाएगा। तो t निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस नॉर्मल का जो इक्वेशन अगर हमने लिख लिया t के टर्म्स में, तो उसको इससे सेटिस्फाई करा देंगे, तो t में एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। ये आइडिया है। तो नॉर्मल एट b का इक्वेशन हो जाएगा y। वैसे तो कोनिक सेक्शन की तरफ से नॉर्मल का डायरेक्टली फॉर्मूला हम लिख सकते हैं अगर हमने रिजल्ट याद किया है तो, बट यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि चलो तुम्हें वो रिजल्ट नहीं भी आते हैं तो भी आई कैन डिराइव, ये ठीक है। जो हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की जो नॉलेज है केवल उसी को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो y माइनस y1 तो विच इज़ 40 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 इज 2t²। ये हो गया हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। अब एज इट पासिस थ्रू a hence substitute फोर कॉमा ज़ीरो, ठीक है। इसमें 4,0 रख दिया, तो ये हो गया 0 -4t -t 4 -2t², ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर देते हैं, 8,0 कर दिया, तो ये 8,0 कर दिया। 8,0 करेंगे तो थोड़ा बेटर इलस्ट्रेशन बन जाएगा। तो 8,0 करने से किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ ऐसा रहेगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 4t इज इक्वल्स टू 8t माइनस 2t³, ठीक है। तो 2t³ बराबर 4t, t³ बराबर 2t। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस √2, ठीक है। मतलब ऐसे 3 पॉइंट आ गए, हमें 3 पॉइंट ऐसे मिल गए जिस पे खींचा गया नॉर्मल पॉइंट ए से पास कर। वो पॉइंट क्या है, t बराबर 0 लिया, ठीक है। तो वो तो पॉइंट 0 0 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि नॉर्मल होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जो टेंजेंट है वो वर्टिकल है। फिर t बराबर √2 लिया, तो अगर हमने √2 रखा तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा 4,4√2। इस पे खींचा गया नॉर्मल भी इसी से पास कर है, और सिमेट्री से पैराबोला जो है वो तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर इस पॉइंट से यहाँ नॉर्मल आया तो यहाँ भी आना चाहिए, तो वो मतलब b' पॉइंट हो गया, वो यहाँ से आ जाएगा -√2 लेके। तो अगर -√2 रखेंगे तो यहीं से
4 कॉमा माइनस 4√2 आएगा। ये ठीक है। ये सिमिट्री से ये दोनों डिस्टेंस तो ऑफकोर्स बराबर ही होगा, ठीक है। सिमिट्री से ये तो इक्वी डिस्टेंट ही होगा। तो अब तो नॉर्मल देखो, ओरिजिन से भी पास कर रहा है और इससे भी पास कर रहा है, ठीक है। जब इसमें लिखा है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो ऐसा नहीं है कि इनमें से एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो पैराबोला है ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे करके, तो अगर हम पॉइंट को दूर लेते चले जाएं तो ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी ऐसे करके। तो उसका मतलब क्या है कि ए बी का जो डिस्टेंस है उसका मैक्सिमम वैल्यू तो हम इन्फाइनाइट ला सकते हैं। ए बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो इन्फिनिटी है, ये डिस्टेंस तो इन्फाइनाइट है। तो मैक्सिमम तो डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो हम पहले से बोल सकते हैं। अब मिनिमम में देखो यही कैंडिडेट्स हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। बस अब क्योंकि जो भी मिनिमम मैक्सिमम का डिस्टेंस है, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम का डिस्टेंस है, वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल पे ही मिलेगा, ठीक है। अब नॉर्मल केवल इन 3 पॉइंट्स पे है, तो इन 3 पॉइंट्स में से मैंने बोला कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो बस आई नीड टू चेक कि इन दोनों में कौन कम है। जो भी कम होगा ये ठीक है, वहां आंसर आ जाएगा। तो अब ये देखा हमने, तो हमने क्या किया, OA कैलकुलेट किया, वो तो सीधा सीधा इसी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 8 आ गया, ठीक है। फिर हमने AB कैलकुलेट किया डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो वो आ जाएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4√2 का स्क्वायर। सो दिस इज रूट ओवर, ये हो गया 16 और ये हो गया 32, तो दिस इज 48, तो 4√3 हो गया। ये 8 हो गया, 4√3 मतलब √3 इज 1.7 और ये हो गया 4 × 2, तो ऑफकोर्स इन दोनों में ये कम है AB, तो उसका मतलब क्या है कि लीस्ट डिस्टेंस यही हो गया, ठीक है। फिर ये पॉइंट आया ही क्यों? क्योंकि ये लोकल मैक्सिमा है, मतलब ये तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस आ गया। अब अगर मैं B को इधर ले जाऊं तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते ये फिर मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, लोकली मैक्सिमम। फिर हम ऐसे जाएं तो फिर घटने लगेगा, घटते 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 फिर ये मिनिमम हो गया 4√3 के बराबर, और इसके बाद फिर ये बढ़ने लगेगा, फिर ये बढ़ते 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट आया बेसिकली ये भी नॉर्मल है, ये हमें लोकल मैक्सिमम देगा, मतलब उसकी आसपास के पॉइंट्स के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं दे रहा है, मतलब सब पॉइंट्स के लिए मैक्सिमम नहीं दे रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज कॉन्टिन्यूसली यूजिंग दिस वर्ड कि ये लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। और जो AB है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है, इससे छोटा डिस्टेंस कहीं नहीं मिलेगा इसमें। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस बराबर 4√3, ठीक है। वो तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 4, 4√2, ये ठीक है, या फिर 4, प्लस माइनस 4√2, दोनों ही पॉइंट चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट एज वैल्यू कैन गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अगर हम B को कर्व के ऊपर चला के इनफाइनाइट तक ले जाएं तो वैल्यू इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अभी तक तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज
एक पॉइंट लिया, एक कर्व लिया, कर्व के ऊपर हमने वेरिएबल पॉइंट लिया, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, उनका एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में वी वर टॉकिंग अबाउट। ये ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अगर हमने दोनों कर्व्स लिए तो सेकेंड पॉइंट में क्या हो गया, मान लिया एक कर्व ये है C1, एक कर्व ये है C2, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया P, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया Q। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है PQ, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब अगर मैंने Q को फिक्स किया और P को ऐसे चेंज किया, ठीक है, तो you'll get डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस है एक पॉइंट का, वो जब आता है जब उस पॉइंट से हम गिवन कर्व पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। ये ठीक है, या जैसे हम बोलते हैं कर्व पे का जो नॉर्मल होगा वो अगर उस पॉइंट से पास करे तब लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम डिस्टेंस आता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वी कैन सॉल्व दिस ऑल्सो। ठीक है, मतलब दो कर्व है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मेरे को मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, मतलब या दोनों ही चाहिए। तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? मान लिया मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए पहले कर्व पे कोई पॉइंट आ रहा होगा, दूसरे कर्व पे भी कोई पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, मान लिया पहले कर्व पे ये पॉइंट है, मान लिया कोई ना कोई पॉइंट तो होगा, ये पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट का अगर मैं इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं तो मिनिमम तो जब आएगा जब इस पे वो नॉर्मल हो जाए ऐसे करके, वो डिस्टेंस मिनिमम आए। तो अगर हम पहले कर्व पे पॉइंट फिक्स करें तो जो मिनिमम या लोकल मैक्सिमम डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन बनेगा वो दूसरे कर्व पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये ठीक है, तो मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब C1 और C2 में कोई स्पेशलिटी तो है नहीं, C1 और C2 तो एक जैसे पॉइंट है। अगर वो लाइन C2 पे परपेंडिकुलर है तो ऑफ कोर्स वो लाइन C1 पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि जो भी मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है, लाइन है, उसके करस्पॉन्डिंग इस पे कोई ना कोई तो पॉइंट मिलेगा। मान लिया ये मिला। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन डिफरेंट डिस्टेंसेस में से मिनिमम जब आएगा जब ये इस पे नॉर्मल हो। ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन है वो फर्स्ट कर्व पे भी नॉर्मल होनी चाहिए। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो हमें ये पता लगेगा कि जो मिनिमम या लोकल मैक्सिमम डिस्टेंस वाला जो लाइन है वो दोनों पे नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से ये मान लिया Q0 है, ये मान लिया P0 है। इस डायग्राम के हिसाब से मिनिमम में दिख रहा है, मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा डिस्टेंस इधर आता चला जाए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स विल बी लोकली मैक्सिमम और मिनिमम। ये ठीक है, corresponding to a line which is normal to both the curves। ये देखिए उस लाइन के अलोंग मिलेगा जो दोनों पे साइमल्टेनियसली नॉर्मल हो जाए, दोनों पे साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर हो जाए, उसके अलोंग मिलेगा। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? चलो ये तो मिल गया, निकालेंगे कैसे? तो जैसे अभी जो हमने डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड कर्व बोला था उसमें दो एग्जांपल लिए थे, एक पैराबोला का एक सर्किल का। सर्किल वाले क्वेश्चन में तो इट वाज वेरी इजी कि जो भी पॉइंट है उसको सेंटर से ज्वाइन कर लो। ये मतलब सर्किल की प्रॉपर्टी लगा के कि जो सर्किल का नॉर्मल है वो उसके सेंटर से पास करता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हमने सॉल्व किया। दूसरे वाले केस में हमें नॉर्मल निकालना पड़ा, फिर हमने उसको पॉइंट में रखा, फिर आंसर आया। यहाँ पे भी कुछ ऐसी है कि अगर हमें ये मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है तो ये कर्व पे डिपेंड करता है कि किन कर्व्स की बात चल रही है। ठीक है,
अभी हम इलस्ट्रेशंस लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइन है मतलब जो कॉमन नॉर्मल है, अगर मैं C1 पे इस कर्व के ऊपर Q0 पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो ऑफ कोर्स वो टेंजेंट 1 इस नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही अगर हम P0 पे खींचे इस कर्व के ऊपर टेंजेंट मान लिया T2 तो वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो दोनों लाइन है ये ऑफ कोर्स आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पॉइंट 1 टेंजेंट्स drawn at points corresponding to minimum or maximum। ये देखिए टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट्स corresponding to minimum और मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी पैरेलल। ठीक है, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से पहली बात तो कि पी क्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका कम से कम वैल्यू कितना हो सकता है, पी नॉट क्यू नॉट। और ये जो पी नॉट क्यू नॉट है इसमें क्या स्पेशलिटी है कि ये दोनों कर्व पे नॉर्मल है, दोनों कर्व के लिए नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। तो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट्स ऑफ, पहला रिजल्ट तो ये हो गया कि अगर हम इन पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचें तो वो आपस में पैरेलल होगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, इफ कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर मान लिया कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, इंटरसेक्टिंग, देन मिनिमम डिस्टेंस, then minimum distance will be equals to 0। ठीक है, ऑफ कोर्स जब कर्व इंटरसेक्ट करके तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, तो दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बीच का डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट का उसी पॉइंट से डिस्टेंस विल बी 0, तो इसलिए मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0। ठीक है, इफ वन ऑफ द कर्व्स गोज टिल इंफिनिटी किसी भी डायरेक्शन में, देन डिस्टेंस, देन मैक्सिमम डिस्टेंस maximum distance between the curves will not exist। ठीक है, दोनों में से एक कर्व इनफाइनाइट को चला जाए तो उन दोनों कर्व्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि एक को तो हम एक कर्व पे तो पॉइंट को यहीं पकड़ के बैठ जाएं और दूसरे कर्व के ऊपर हम चला के इन्फिनिटी तक ले जाएं। ठीक, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो वो इन्फिनिटी को, तो डिस्टेंस तो इन्फाइनाइट की तरफ चल देगा, तो इसलिए उस वाले केस में मैक्सिमम डिस्टेंस विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉन्सेप्ट्स। सही है, अब हम इलस्ट्रेशंस करते हैं इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के। Question 1, find minimum and maximum distance between the curves x square plus y square is equals to 4
and is equals to 9. ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशंस यू कैन आइडेंटिफाई, इस वाले केस में जो दोनों कर्व्स हैं दे आर बेसिकली सर्कल्स. तो क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल. सॉल्यूशन, एक सर्कल तो पहले वाला सर्कल तो ये हो गया जिसका सेंटर इज 0,0 मान लिया C1 एंड रेडियस 1:2. तो x माइनस अल्फा y माइनस बीटा में अल्फा और बीटा जो होता है वही सेंटर होता है. तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है. तो r का वैल्यू कितना हो गया 2. ऐसे इस वाले केस में जो सर्किल है उसका सेंटर C2 विल बी 6,8 एंड उसका रेडियस विल बी 3. ठीक है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, C1 C2 जो है वो 0 0 और 6 8 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 10. तो वो सम ऑफ रेडियस से ज़्यादा है, इसलिए सर्कल डिसजॉइंट्स हैं, अलग अलग सर्कल हैं, इंटरसेक्टिंग नहीं है. ये मेरे को पता लग गया. ठीक है, हमने क्या बोला कि C1 C2 इज इक्वल टू 10 विच इज़ ग्रेटर देन R1 प्लस R2 विच इज़ 5. 3 + 2. दिस इम्प्लाइज सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग. ठीक है, अगर सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हो जाते तो मिनिमम डिस्टेंस 0 आ जाता. ठीक है, अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या था कि दो कर्व्स के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कब मिलता है, जब उस लाइन के अलॉन्ग मिलता है जो लाइन दोनों पे एक साथ नॉर्मल हो जाए. तो बहुत अच्छा है, ये जो लाइन है यही एक साथ दोनों पे नॉर्मल है. ये ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल हो गया और इतने पॉइंट्स पे नॉर्मल है. तो ये मान लिया P1 है, ये P2 है, ये Q1 है, ये Q2 है. अब देखो सिंपल IQ से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बहुत हो गया. PQ1 भी हो गया, P1 Q1 भी हो गया, P1 Q2 भी हो गया, P2 Q1 भी हो गया, P2 Q2 भी हो गया. बट सिंपल IQ से ये ठीक है, यू शुड अप्रिशिएट कि मिनिमम डिस्टेंस तो यही होना चाहिए, ये ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस ये होना चाहिए P2 Q2. P2 Q1 जो है वो ना तो मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा, बट हाँ लोकल मिनिमम डिस्टेंस होगा क्योंकि नॉर्मल तो है ही, कॉमन नॉर्मल तो है ही दोनों पे. अब कर लेते हैं इसको क्लियरली. PQ मतलब इस पे अगर हमने एक जनरल पॉइंट P लिया और इस पे Q लिया, इन्हीं के बीच का मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए. तो PQ का मिनिमम वैल्यू इज P1 Q1. ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, उसके अंदर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो दैट विल बी इक्वल्स टू C1 C2 माइनस R1 माइनस R2. तो C1 C2 इज 10 माइनस 2 माइनस 3, तो कितना आ गया 5. तो जो ये दो सर्कल्स हैं इनके बीच का मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना है 5. अब मैक्सिमम निकाल लिया, PQ मैक्सिमम बराबर P2 Q2, ये हो जाएगा इज P2 Q2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू C1 C2. सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, अब उसमें इतना और ज़्यादा है, इतना और ज़्यादा है. उसका मतलब क्या है, इस बार R1 और R2 ऐड हो जाएगा. सो दिस विल बी 10 + 2 + 3 विच इज़ 15. ठीक है, तो इन दोनों सर्कल्स पे अगर हमने एक एक पॉइंट लिया, एक इस सर्कल पे एक उस सर्कल पे, तो उसके डिस्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 आ सकती है, जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 आ सकती है. तो उसका मतलब क्या है कि PQ का रेंज क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक PQ की वैल्यू जा सकती है, 5 से 15. दैट्स इट.
ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये ठीक है, फाइंड। अच्छा, ये दोनों क्लोज्ड कर्व हैं, कोई भी इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें एडजस्ट कर गया। ठीक है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, एक तो हो गया x प्लस वाई प्लस 9 बराबर 0 एंड एक हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन हो गया, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x जो है वो एक पैराबोला हो गया। तो सॉल्यूशन, पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वो कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 9, तो इसमें x 0 रखा तो y माइनस 9 आएगा, y 0 रखा तो x माइनस 9 आएगा। तो ये इस क्वाड्रेंट में एक लाइन हो गया ऐसे करके। ठीक है, अब लाइन ऐसे बनाने की बजाय एक बच्चा तो ऐसे ही बना सकता है, मतलब कट करते हुए बना सकते हैं। तो उस पर हम कोई तुक्का उक्का नहीं मारेंगे। ठीक, कुछ हम ये नहीं बोलेंगे ऐसा फील आ रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये x उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस एक्स, और माइनस एक्स कितना है? y प्लस 9 बराबर 0। तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 18 बराबर 0। इसका d नेगेटिव है। दिस इम्प्लाइज कर्व्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, कर्व्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर कर्व्स इंटरसेक्टिंग होता तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया होता। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग कर्व के लिए मिनिमम डिस्टेंस 0 आ जाएगा, और इस वाले केस में ये पैराबोला इन्फिनिटी तक जाएगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा ही नहीं वैसे भी। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्टिंग होता तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाता, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट होता। बट ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। तो रिक्वायर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि एक कर्व इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफैक्ट दोनों इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर हम लाइन के ऊपर ये पॉइंट पकड़ लें, अब इसका इस पैराबोला के ये पैराबोला यहाँ रुक नहीं गया, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। डिफरेंट पॉइंट से डिस्टेंस निकालें तो ये तो इन्फिनिट को चला जाएगा वैल्यू। ठीक है, इन्फिनिटी इज़ नॉट ए नंबर, तो ऑफ कोर्स हम ये नहीं बोलेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट है, अगर वैल्यू इन्फिनिट को जा रहा है तो। ठीक है, तो कर्व्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, अच्छी बात है। रिक्वायर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस इज दिस। ठीक है, अब जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग मिलेगा, मान लिया कुछ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, मतलब एक कर्व हमारा बेसिकली ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया। लाइन इज ऑल्सो एक कर्व, लाइन को भी कर्व बोलते हैं। कर्व का मतलब ये नहीं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो एक कर्व, कोई दिक्कत नहीं है उसको कर्व बोलने में। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब उसने केवल डिस्टेंस मांगा है कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि देखो इन दोनों कर्व्स पे जो मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन है, जैसे ये, ठीक है, ये मान लिया P है, ये Q है। अगर हमने P पे टेंजेंट खींचा, ठीक, कुछ मान लिया ऐसे आ गया, और Q पे टेंजेंट खींचा, तो लाइन तो सेल्फ टेंजेंट होता है। लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो खुद ही लाइन आ जाएगा। तो इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो खुद ही ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। अल्टीमेटली मेरे को करना क्या है? बेसिकली आई वांट डिस्टेंस पी क्यू। ये ठीक है, मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी। कैसे निकालें?
अगर मेरे को पॉइंट P पता लग जाए तो फिर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं आराम से। अब P कैसे पता लगे, इस वाले केस में वो इजी है निकालना, क्योंकि वी कैन यूज द फैक्ट कि जो भी P पे टेंजेंट आएगा वो इसी लाइन के पैरेलल आएगा, और इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इसका स्लोप मेरे को पता है कि -1 है। उसका मतलब क्या है कि P वो पॉइंट हो गया इस कर्व के ऊपर जिसका स्लोप -1 है, जहां पे स्लोप मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप -1 है। तो निकाल लिया हमने। ये कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स करो इसको, 2y वाई डैश बराबर 2x, 2 कैंसिल हो गया, तो y डैश इज इक्वल टू 2x नहीं 2 1 अपॉन वाई। तो ये वाला पॉइंट जानने के लिए चलो मान लिया ये अल्फा बीटा है, तो y डैश एट p 1 अपॉन बीटा हो गया। दूसरा हमने शुरू में बोला था एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, जैसे ही हम कोई पॉइंट अज्यूम करें वैसे ही उसको सेटिस्फाई करा के आए यहाँ पे। तो अल्फा बीटा को इसमें रखा तो बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 अल्फा। अब स्लोप कितना हो गया -1, इस लाइन का स्लोप -1 है इसलिए इसका स्लोप भी -1 है। तो यहाँ से बीटा कितना हो गया -1, उसको अगर हमने यहाँ रखा तो अल्फा कितना हो गया हाफ। दैट मीन्स ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, हाफ कॉमा -1। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस, that is basically PQ, that is length of perpendicular from P to line x plus y plus 9 बराबर 0। ठीक है, इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल लिया हाफ कॉमा -1 से, तो x की जगह रखा हाफ, y की जगह -1 प्लस 9 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 2, तो ये हो गया 8 17 अपॉन 2√2 यूनिट्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने पहले तो ये पॉइंट निकाला। ठीक है, ये पॉइंट कैसे निकाला, इस फैक्ट को यूज़ करके यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। इस लाइन का स्लोप मेरे को पता है, तो हमने इस पैराबोला पे वो पॉइंट ढूंढ लिया जिस पे टेंजेंट का स्लोप -1 है। तो ऐसा करने से ये पॉइंट निकला है हाफ कॉमा -1। उससे पहले हमने ये जरूर चेक कर लिया कि ये दोनों लाइन और कर्व इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, वो हमारा आ गया कि नहीं है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, फिर जब ये पॉइंट निकल आया तो ये डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P से, वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो लगा के निकाल लिया आराम से। ये आ गया मान लिया आंसर। ठीक है, सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Question 3. Find minimum and maximum distance between the curves y square is equals to 8x and x plus 2y is equals to 4। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो अभी किया था। इसमें भी एक पैराबोला दे रखा है, एक लाइन दे रखा है। तो अभी तो हमने क्या किया था, हमने पैराबोला के मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं इस वाले केस में भी। ठीक है, तो वो तो वैसे ही
डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमने पहले क्या किया था कि हमने पहले पैराबोला को डिफरेंशिएट किया, उस पॉइंट को निकाला जहाँ पे स्लोप इसके बराबर है। तो इस बार इसका स्लोप कितना है, -½ तो हमने वो पॉइंट निकाला जिसका स्लोप -½ है। ठीक है, पॉइंट निकल आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया, इसके बराबर किया, फिर उस पॉइंट से हमने लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। ठीक है, अगर इसमें भी हम ऐसे ही करें कि पहले ये डिफरेंशिएट कर लिया, वो पॉइंट निकाला, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में ये सब करने से पहले क्या किया था, ये सब करने से पहले क्या किया था, ये सब करने से पहले हमने ये इंश्योर किया था कि कर्व्स इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। ठीक है, देखो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, स्लोप -½ के बराबर रखा, तो एक पॉइंट डेफिनेटली आ ही जाएगा। ठीक है, फिर उस पॉइंट से हमने इस लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, वो भी आ जाएगा। बट इसमें दिक्कत क्या है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पैराबोला y² = 8x। जो लाइन है ये, ठीक है, वो कुछ ऐसे है। ठीक है, अब जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, ये ठीक है, सॉल्व करके भी देख सकते हो, वहाँ से x उठा के उसमें रखो, ये ऐसे ही दिख रहा है, x 4 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो यहीं से पास करेगा, तो पैराबोला को तो कट करेगा ही करेगा बीच में। तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, विदाउट किए हुई आंसर कितना आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस 1 हो गया। बट अगर हम आँख बंद कर लें, ये ठीक है, ये ध्यान ही ना दें कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, सीधा सीधा इसके पैरेलल टेंजेंट निकालें, तो वो तो निकल ही आएगा। ये ठीक है, ऐसे एक पॉइंट आ जाएगा, फिर उससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालें तो वो डिस्टेंस भी आ जाएगा। बट इस वाले केस में दिस इज नॉट मिनिमम डिस्टेंस, गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो इस वाले केस में एज कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग, hence minimum distance is equals to 0, and as one of the curves is going till infinity, hence maximum distance does not exist। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, खत्म हो गया बस यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 4, लेट A, B, C, D are 4 points on the curve y² = 8x, ये ठीक है, in order, ये ठीक है, also A is 2,4, B is 1/2, and D is 18, 12। ठीक है, then find C if area of quadrilateral ABCD is maximum। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 4 पॉइंट रखे हैं ए बी सी डी, और जो इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू कैन चेक कि इसकी इक्वेशन को सब सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की अगर 2 रखा है तो इट विल बिकम 16,
4 का स्क्वायर यहाँ से वो भी 60, हाफ रखा तो ये 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर ये भी हो गया, 18 रखा तो 18 इंटू 8 144, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, सारे पॉइंट सेटिस्फाई करें। ए बी सी डी इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है, ए तो ये हो गया 2,4, बी कितना हो गया 1/2,2। ठीक है, फिर डी को ऐसे कर देते हैं, 18, -12 है, तभी वो नीचे आएगा, 18, -12 ऐसे करके हो गया। और सी जो है इन ऑर्डर बोलने का मतलब क्या है कि सी के पास लिबर्टी है, वो यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लिया सी अगर ये है तो ऐसे करके एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो बेसिकली सी वेरिएबल पॉइंट है जिसके पास ये लिबर्टी है, वो इतने पार्ट में घूम सकता है। ठीक है, ए बी डी ये तीनों फिक्स्ड पॉइंट हैं, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये क्वाड्रिलेटरल बेसिकली 2 ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक ट्राइंगल तो ये हो गया ए बी डी जिसके तीनों पॉइंट फिक्स्ड हैं, तो इसका एरिया फिक्स आएगा। ठीक है, इसका तो कांस्टेंट एरिया आएगा। दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, तो जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है वो बेसिकली टोटल ये आएगा, वो दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल है। तो अगर मेरे को क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला जो ट्राइंगल है बी सी डी, इसका एरिया मैक्सिमम आना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला तो वैसे ही कांस्टेंट है। अब इसका एरिया जो है उसमें भी, इसके एरिया में भी क्या है कि जो बी और डी है वो फिक्स्ड पॉइंट है, तो बेस इसका फिक्स हो गया बी डी। बस केवल क्या चेंज होगा, ये हाइट। सी से बी डी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा। तो अल्टीमेटली अगर देखो मेरे को ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर मैक्सिमम करना है तो दैट इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि हमें ट्राइंगल बी सी डी का एरिया मैक्सिमम करना है। दैट इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि हमें इस परपेंडिकुलर का लेंथ मैक्सिमम करना है। ठीक है, क्योंकि बेस फिक्स्ड है तो एरिया मैक्सिमम करने के लिए ये परपेंडिकुलर का बेस मैक्सिमम होना चाहिए। अब तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर हम बी डी के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचे, ठीक है, बी डी के पैरेलल, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये, ठीक है, अब इसके C1 के अलावा और कोई भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट नीचे ही होगा, तो उसके लिए ये जो डिस्टेंस आएगा वो कम ही आएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा आएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैक्सिमम आएगा। और ये किसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है, जब मतलब ये उस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है जो बी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो इसने हमें पूछा क्या था, देन फाइंड सी इफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज मैक्सिमम, मतलब एरिया नहीं चाहिए उसको, उसने तो बोला सी जो है वो पॉइंट बताओ। तो अल्टीमेटली सी वो पॉइंट हो जाएगा जिस पॉइंट पे ड्रॉन टेंजेंट बी डी कॉर्ड के पैरेलल है। ये अल्टीमेटली क्वेश्चन हो गया हमारा। तो लिख लेते हैं इसको, फॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी टू बी मैक्सिमम we should have area of triangle BCD maximum, for which length of perpendicular from C to BD must be maximum। ये ठीक है, for which tangent at C must be parallel to chord BD।
ये होना चाहिए। ठीक है, अब स्लोप ऑफ बी डी निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूले से इसका स्लोप निकाल लिया तो हो जाएगा 2 माइनस -12 अपॉन हाफ माइनस 18। तो ऊपर तो कितना आ गया 14, नीचे कितना हो गया -17/2। तो दिस इज -28/17। ये 17/2 कहाँ से आ गया 35/2। तो 35 तो -4/5 आ गया। ठीक है, अब हमें पैराबोला पे वो पॉइंट चाहिए C जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप ये है। तो जो पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या था, y² = 8x। इसको डिफरेंशिएट कर लिया d dx, तो आ जाएगा 2y डैश बराबर 8। तो y डैश बराबर कितना आ जाएगा 4/y। दिस इज -4/5। दैट विल इम्प्लाई 4 कैंसिल, y बराबर -5। ठीक है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -5 है। -5 इसमें रखेंगे तो x बराबर कितना है y²/8, क्योंकि पॉइंट तो पैराबोला पे लाई कर रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू 25/8। तो फाइनली हमें क्या पता लगा कि रिक्वायर्ड पॉइंट C इज 25/8, -5। ये है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम distance of following curves from origin। ठीक है, फर्स्ट आ गया a² + b² + y² = 1। सेकेंड आ गया 4x² + 8xy + 2y² = 7। ठीक है, थर्ड आ गया 14x² + 4xy + 12y² = 9। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस हमें ओरिजिन से चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, किसी भी पॉइंट को मानने के लिए, अज्यूम करने के लिए हम उसको ऐसे मान सकते हैं x, y। ऑफ कोर्स 2D में ये x हो गया, ये y हो गया, ये डिस्टेंस x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में मान लिया। x और y अगर हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने। ठीक है, इसी को बोलने का दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम इस डिस्टेंस को r बोल दें और इसको थीटा बोल दें तो ये पॉइंट हमारा
ऐसा भी हो सकता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, अब आर कॉस थीटा आर साइन थीटा देख के हमें सर्किल की फील्ड नहीं आनी चाहिए, ये ठीक है। आर कॉस थीटा इंटू आर साइन, सॉरी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा सर्किल का पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, मान लिया, ये ठीक है, बट उसमें आर कांस्टेंट होता है। ये तो बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो हम किसी भी कर्व के ऊपर मान सकते हैं। सर्किल में बस क्या होगा, आर फिक्स होगा, अगर स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से पास करने वाला तो उसमें थीटा फिक्स होगा, और कोई कर्व है पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला और कुछ है तो उसमें ना आर फिक्स होगा ना थीटा फिक्स होगा। तो हम अज्यूम कर ही सकते हैं ऐसे आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा करके अज्यूम कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी बात उठे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो हमारे दिमाग में एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो आर है वो सीधा सीधा हमें ओरिजिन से डिस्टेंस ही दे रहा है। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने x की जगह और आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा रख दिया, तो ये आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर को तो उधर ले गए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर बेसिकली क्या हो गया, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अगर मेरे को ओरिजिन से डिस्टेंस को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो ये तो अच्छा हुआ ना, आर अपने आप ही सेपरेट हो गया, आर अपने आप एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हो गया। अब मेरे को राइट हैंड साइड पे जो थीटा का फंक्शन है उसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम तो ऐसे ही दिख रहा है, अगर हम थीटा को 0 की तरफ ले जाएं तो ये इन्फाइनाइट को चला जाएगा, तो मैक्सिमम तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ये ठीक है, मिनिमम के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड ऐसे ही इसको लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ए एम जी एम लगा सकते हैं क्योंकि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको तो ऐसे ही अलग रखे रखा, प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर अगर हम ए एम जी एम लगाएं तो ए एम जी एम तो ऐसे होता है ना, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे लिए x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको एज इट इज दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से यहाँ पे हमने ए एम जी एम अप्लाई किया है, ए एम जी एम इनइक्वालिटी अप्लाई किया है, तो टेन स्क्वायर कट स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2ab आ गया, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब आर स्क्वायर कितना आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इक्वालिटी फंक्शन से हमने पढ़ाया था कि इक्वालिटी को बोलने से पहले हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा, इससे तो मिनिमम वैल्यू आ गया ना, आर का मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी हो गया अगर स्क्वायर हटा दें तो वो बोलने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ए एम जी एम के बराबर हो सकता है नहीं हो सकता है, तो उसके लिए दिस इक्वल्स टू दिस होना चाहिए। ये ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर इक्वालिटी वी मस्ट हैव ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा विच मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ए। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव, वरना मॉड ए मॉड बी यूज कर लिया, कॉट स्क्वायर को इधर लेके टेन एच 4 हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट लिया तो ये लिया। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो ये हो सकती है क्योंकि टेन थीटा का रेंज आर होता है, तो उसके लिए तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर आ सकती है। तो जब ये पॉसिबल है वहाँ से पता लगा कि आर मिनिमम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, एंड आर मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि वैल्यू इन्फाइनाइट को जा रहा है।
ठीक है। इफ़ थीटा को चाहे π/2 की तरफ ले जाओ तो ये इन्फाइनाइट को चला जाएगा, और 0 की तरफ ले जाओ तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो ऑरिजिन से इस कर्व का मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज a/b एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। तो इसमें भी हमने 4x² प्लस 8xy प्लस 2y² बराबर 7, इसमें भी हमने r cos r sin रख दिया, तो ये हो जाएगा 4r² cos² प्लस 8r cos r sin प्लस 2r² sin² इज इक्वल टू 7। सो दिस इम्प्लाइज r², ये तो पूरे में से कॉमन आ गया। ठीक है, 4 cos² प्लस ये हो जाएगा 4 sin 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो दिस विल बी r² बराबर 7/4 cos², 2 sin² एंड 2 cos² मिलके तो हो गया 2, प्लस यहाँ जो 2 cos² बचा वो हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा। मतलब हमने कुछ भी नहीं, बस ये किया 4 cos² में से 2 cos² को अलग कर दिया, दूसरे 2 cos² को अलग कर दिया, तो 2 cos² प्लस 2 sin² तो मिलके 2 हो गया। जो दूसरा 2 cos² आ गया उसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो वो ये आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा। तो अल्टीमेटली कितना आ गया ये 7/3 प्लस cos 2 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा। अब इसके ऊपर बेसिकली मेरे को आर का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए इसका, तो उसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड फिर वही चीज़ हुआ जैसे यहाँ पे हुआ ना कि आर एक तरफ हो गया, बाकी थीटा का फंक्शन आ गया, उस थीटा के फंक्शन की हमने मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, वहाँ से आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं a cos थीटा और b sin थीटा से। तो cos 2 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा, इसका रेंज तो आ जाएगा -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² तक। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब ये मैक्सिमम होगा √17, जब ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा अपने √17, तो ये तो रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा है, तब तो r मिनिमम आएगा। तो r की मिनिमम वैल्यू विल बी √, r तो पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस है, 7/3 प्लस उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, √17, ये हो गया। ठीक है, अब r की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -√17। अब देखो, अगर हमने -√17 रखा तो ये तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, r² नेगेटिव तो हो नहीं सकता, उसका मतलब क्या है कि इसमें से कुछ रेंज कट जाएगा जहां पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव हो गया पूरा, क्योंकि ये -√17 था, तो नेगेटिव हो गया, तो ये वाला पार्ट तो पॉसिबल नहीं, ये तो हट गया, बट इसको हम -3 की तरफ तो ले जा सकते हैं। अब जब -3 की तरफ ले जाएंगे, ये पूरा 0 की तरफ जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो आर मैक्सिमम इस वाले केस में डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज अगर हम देखें तो 3 - √17 से 3 + √17 तक जा सकता है। ठीक है, बट 3 - √17 से 0 तक वाला जो पार्ट है उसको हमने हटा दिया, क्योंकि r² नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्सेप्टेबल वैल्यूज डिनोमिनेटर की इसकी हो जाएगा ओपन 0 से 3 + √17। अब 0 से लेके 3 + √17 तक होगा, तो जब 0 का रेसिप्रोकल होगा तो वैल्यू इन्फाइनाइट को चला जाएगा।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं क्विकली। थर्ड पार्ट में भी एग्जैक्टली सेकंड पार्ट की तरह ये कैलकुलेशन जी, ठीक है। थर्ड पार्ट में भी इसमें भी x की जगह r cos थीटा रख दिया, y की जगह r sin थीटा रख दिया, तो उससे कितना होगा, ये हो जाएगा 14 r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 4 r cos r sin प्लस 12 r स्क्वायर sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। वही कैलकुलेशन एग्जैक्टली, r स्क्वायर कॉमन निकाला, 12 sin स्क्वायर 12 cos स्क्वायर वो हो गया 12, 2 cos स्क्वायर जो बचा वो 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ से r स्क्वायर तो बाहर ही चला गया, प्लस 2 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 9। तो इस बार r स्क्वायर हो गया 9/13 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इस बार क्या डिफरेंस आएगा कि cos 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, दिस विल गो फ्रॉम 4 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 और 1 5 माइनस √5 से √5, ये वाला पार्ट। तो 13 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 13 माइनस √5 से 13 प्लस √5 तक। इस बार ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस बार क्या होगा, r की मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम कब आएगा, जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, वो कितना है 13 माइनस √5, तो 3/√13 माइनस √5, ठीक है। रूट ले लिया, रूट लेंगे तो 9 का रूट तो 3 आ गया, इसका रूट ये आ गया। जब मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे इस एक्सप्रेशन का पूरे का 13 प्लस √5, तो फिर r का मिनिमम वैल्यू आएगा, वो मिनिमम वैल्यू आ गया 3/√13 प्लस √5, ठीक है। तो इस बार जो कर्व होगा उसका मिनिमम डिस्टेंस भी आएगा ओरिजिन से एंड मैक्सिमम डिस्टेंस भी आएगा, एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन एज दिस।